देखिए, बीकॉम द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी के टिप्पण लेखन इस पाठ्यांश पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने टिप्पण क्या होता है, उससे अभिप्राय क्या है, इस पर चर्चा की थी। उसके उपरांत टिप्पण के सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा की, जिसके 11 अंग हमने आपको बता दिए। उसके उपरांत टिप्पण के जो 6 प्रकार हैं, सूक्ष्म टिप्पण, संक्षिप्त टिप्पण, संपूर्ण टिप्पण, विभागीय अथवा अनुभागीय टिप्पण, नित्य क्रमिक टिप्पण और अनौपचारिक टिप्पण, ये सारी 6 बातें होने के उपरांत हमने टिप्पण की विशेषताओं को आरंभ किया था। उन विशेषताओं को आज पूरा करके टिप्पण के एक उदाहरण को भी हम आपके सम्मुख रखेंगे। टिप्पण की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली विशेषता है समस्या का समाधान प्रस्तुत करना। मतलब जिस विषय को या जिस समस्या को लेकर के कोई पत्राचार हो रहा है, उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करना, ये उसकी प्रमुख विशेषता है, जिसके अंतर्गत टिप्पणीकार को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि वह जिस पत्रादि के प्रत्युत्तर में टिप्पणी लिख रहा है, वह वास्तव में एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान अथवा निराकरण आवश्यक है। अतः टिप्पणी लिखते समय समाधान के निमित्त जो हल है वह अवश्य सुझाना चाहिए। मतलब टिप्पणी का सबसे महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य यह है कि जिस पत्र के उत्तर में हम कोई उत्तर लिख रहे हैं, दूसरा पत्र लिख रहे हैं, उसमें पहले पत्र, जिस पत्र के उत्तर की हमें निर्मिति करनी है, उस पत्र में जो प्रश्न है, जो समस्या है, उसका उत्तर या समाधान हमें देना चाहिए। दूसरी बात ये कही गई है, वैचारिक धरातल पर पूर्वापर क्रम से युक्त होना। वैचारिक धरातल ध्यान रखिए, कभी भी हमें कार्यालयीन कामों में भावुक होकर के काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है कि वैचारिक धरातल पर पहला और उसके बाद का ये जो क्रम जोड़ना बहुत जरूरी है। एक अच्छे टिप्पण की यह खूबी होती है कि उसमें विचारों के पूर्वापर क्रम पर ध्यान दिया जाता हो। अब देखिए, पहले जो घटना घटी हुई है कारण रूप में, उसके फल के रूप में जो दूसरी घटना घटी हुई है, उनका संबंध आपको लगाए आना चाहिए, जिसको हम कार्य कारण संबंध आध्यात्मिक भाषा में कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसे पूर्वापर संबंध भी लगाना चाहिए। पूर्व मतलब पहले, अपर मतलब उसके बाद। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो होता है वो लगाने आना चाहिए, और वो भी वैचारिक धरातल पर होना चाहिए। तीसरी बात यहाँ कही गई है, तीसरी विशेषता कही गई है कि व्यक्तिगत आक्षेपों से यह मुक्त होना चाहिए। क्योंकि ये जो इतना बड़ा कार्य है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, अपितु यह कार्य किसका है, अनेक लोगों का है। इस कार्यालय के लोगों का है, उस कार्यालय के लोगों का है। तो इसमें कभी भी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होने चाहिए, आरोप नहीं होने चाहिए। ये कहा गया है यहाँ कि टिप्पणी लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कार्यालय के किसी वरिष्ठ अथवा किसी कनिष्ठ अधिकारी अथवा कर्मचारी पर व्यक्तिगत आक्षेप न लगाए जाएं, क्योंकि यह सबका टीम वर्क होता है। यह एक प्रकार से क्या कहते हैं कि एक सामूहिक दायित्व होता है, सामूहिक नेतृत्व होता है। तो उसमें कहीं भी कभी भी आपको व्यक्तिगत बातों पर उतरना नहीं चाहिए। आगे ये कहा गया है, देखिए, चौथी विशेषता टिप्पण लेखन की है, वह यह है कि संयत भाषा का प्रयोग किया जाए। संयत मतलब संयमित। टिप्पण की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी प्रकार की कटुता अथवा व्यंग्य का आभास न हो पाए। कहीं भी
ऐसा आभास नहीं होना चाहिए कि आप किसी को व्यंग्य कर रहे हैं, किसी पर कटुक्ति कर रहे हैं, किसी को कठोर बोल रहे हैं, किसी प्रकार की व्यक्तिगत या सामूहिक कटुता आ रही है, इस प्रकार का कोई वातावरण निर्माण करना नहीं चाहिए। इस प्रकार की संयत भाषा आपको होनी चाहिए। उसके उपरांत दूसरी बात यह कही है कि पुनरुक्ति का अभाव, एक ही बात को बार बार न कहें, उससे समय, स्थान, कागज, स्याही, पेन, इन सभी का नुकसान होता है। इसलिए एक बात जो कह दी एक बार कह दी, उसको बार बार पुनरुक्त न करें, बार बार रिपीटेशन न करें। इससे जो कठिनाई आ जाती है, ये समझ में आ जाता है कि जो टिप्पणीकार है उसके बौद्धिक विकास, विषय पर उसकी पकड़ और भाषाधिकार की कमी झलकती है उसमें क्या होता है, देखिए कि टिप्पणीकार की अपनी बौद्धिक क्षमता कितनी है, बौद्धिक विकास कितना है, ये खुद कहता है। ध्यान रखिए, अगर समझिए कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति को डांटे, ठीक है, और उसका प्रत्युत्तर छोटे व्यक्ति ने दिया तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ गालियां देने लगा तो बड़े व्यक्ति ने उसको पलट करके गाली नहीं देनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति किस योग्यता का, ठीक है, ये योग्यता का नहीं, इसे छोड़ दो, इसकी ओर दुर्लक्ष्य करो, इसकी उपेक्षा करो। उसी प्रकार से ध्यान रहे कि बौद्धिक विकास किसका कितना हुआ है, यह उससे झलकता है, उसकी बातों से, उसके लेखन से। विषय पर पकड़, जिस विषय पर यह पत्र लिखा जा रहा है, ये टिप्पण लिखा जा रहा है, उस पर उसकी पकड़ कितनी है। और भाषा पर अधिकार, ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब आप कार्यालयीन हिंदी में अगर कोई पत्र लिख रहे हैं, कोई संवाद कर रहे हैं, तो आपको कार्यालयीन भाषा पर आपका अधिकार चाहिए, पकड़ चाहिए आपकी। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कार्यालयीन भाषा में जिस शब्द का प्रयुक्त कर रहे हैं उसका कोई अन्य अर्थ न निकले, उसका कोई पर्यायी अर्थ न निकले, जिसका कोई कठोर अर्थ न निकले, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें। और जहां तक संबंध हो, भाषा की जो 4 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य, उसमें से केवल अभिधा शब्द शक्ति का ही प्रयोग करना है। शब्द कोशगत अर्थीय शब्दों का ही प्रयोग करना है आपको लक्ष्य या व्यंग्य शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इसके उपरांत एक बात और कही गई है छठे विशेषता में, जहां तक हो आपका टिप्पण संक्षिप्त हो, मतलब इसकी विशेषता है संक्षिप्तता। जहां तक संभव हो सके वहां तक टिप्पण का आकार संक्षिप्त होना चाहिए, न कि बहुत बड़ा। यानी संक्षिप्त, कम से कम शब्दों में आपको आपकी अभिव्यक्ति करने आनी चाहिए, चाहे बोलते समय हो चाहे लिखते समय हो। 7वीं विशेषता यह है कि पत्राचार का विवरण और संकेत देना। अब जो आप पत्र लिखने वाले हैं, पत्राचार करने वाले हैं, उसमें टिप्पण प्रारंभ करने से पहले टिप्पणीकार को जो पत्राचार हुआ है इस विषय पर, उसका विवरण देना, उसका संकेत देना आवश्यक है कि इस विषय पर पहले इतनी बार इस पत्र क्रमांक या पत्र संख्या के अंतर्गत पहले व्यवहार हो चुका है, पत्र व्यवहार हो चुका है, इस प्रकार से। अब देखिए 8वीं विशेषता है प्रथम पुरुष का प्रयोग न करना। प्रथम पुरुष का प्रयोग इसलिए नहीं करना है, और खास करके उसमें कर्तरी प्रयोग नहीं करना है। कर्तृवाच्य जिसे हिंदी में कहा जाता है, मराठी में कर्तरी प्रयोग कहा जाता है, वो नहीं, अपितु कर्मणि प्रयोग होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, ऐसा नहीं, मुझसे ये कहा गया या मुझे ये आदेश दिया गया है कि मैंने, ऐसे मैं बकरी जैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रथम पुरुष का कहीं भी प्रयोग करना नहीं चाहिए, खास करके मैं का। टिप्पणी लेखन को लिखते समय प्रथम पुरुष का प्रयोग लगभग नहीं करना चाहिए, जैसे मैं, मैंने वगैरह वगैरह। तो यहाँ फिर भी प्रथम पुरुष में भी कौन सा प्रयोग नहीं करना है, कर्तरी प्रयोग नहीं करना है। हाँ, कर्म प्रयोग, आपने कर्मणि प्रयोग किया तो थोड़ा बहुत ठीक लग सकता है, लेकिन अधिकतर हो सके यहाँ मैं इस शब्द का उल्लेख नहीं होना चाहिए, जिससे व्यक्तिगतता ज्यादा आ जाए। 9वीं विशेषता है, वैशिष्ट्य है, विषय का उपविभाजन करना। जो विषय है उस विषय को उपविभाजित भी करना चाहिए, उसका
और उसको टुकड़े में बांटना चाहिए। एक ही समय सबको समेटने की ताकत नहीं होती, तो उसको थोड़ा 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 छोटा छोटा करना चाहिए। कभी कभी किसी विषय पर विभिन्न दृष्टियों से विचार करते हुए विस्तृत टिप्पणी लिखना जरूरी होता है, बहुत ज्यादा लंबा। ऐसी स्थिति में विषय को विभाजित करके देना चाहिए। उपविभाग, उसके विभाग, उपविभाग, उप उपविभाग कीजिए, जिससे उस विषय को अच्छी तरह से समझ सके पढ़ने वाला। 10वीं विशेषता ये गई है टिप्पणी की, समस्या का आरंभ में उल्लेख कर देना। ध्यान रखिए, पहली बात कही थी कि समस्या का समाधान हमें देना है, लेकिन कौन सी समस्या? अगर वह समस्या स्पष्ट आप कर सकते हैं तो उसका उपयुक्त उल्लेख कर देना अत्यंत आवश्यक है। और टिप्पणी प्रारंभ करते समय इस बात का उल्लेख कर देना चाहिए कि टिप्पणी में किस समस्या पर विचार किया जा रहा है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस समस्या का समाधान आपको देना है वो समस्या तो पहले रखने आनी चाहिए ना, वरना ऐसे हवा में तीर मारने से काम नहीं चलेगा। और 11वीं विशेषता है कि पूरे हवाले देना है, मतलब इसके पहले जिन जिन संदर्भों के अनुसार इस पर पत्र व्यवहार हो चुका है उसके पूरे हवाले देने चाहिए, अधूरे नहीं होने चाहिए। कभी कभी होता है कि आधी अधूरी बात कही जाती है, आधे अधूरे हवाले दिए जाते हैं, जिससे बहुत नुकसान व्यक्तिगत भी होता है, कार्यालयीन भी होता है, सामूहिक भी होता है। इसलिए पूरे हवाले देना जरूरी है। टिप्पणी लिखते समय दिए जाने वाले जो हवाले हैं वो अधूरे न दें, पूरे दें। और अंतिम 12वीं विशेषता यह है कि अनुच्छेदों को संख्याबद्ध करना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार से हमने पत्र लेखन के समय भी कहा था कि अगर बड़ा पत्र हो तो पहला अनुच्छेद छोड़ करके दूसरे अनुच्छेद से 10-12 जितने भी हो उसको क्रमशः अनुक्रमांक देने चाहिए। प्रारूपण में देखा था, उसी प्रकार आपको टिप्पणी में भी अगर बहुत ज्यादा आप लिख रहे हैं, अनेक अनुच्छेद बनाए हैं, तो पहला अनुच्छेद छोड़ करके दूसरे अनुच्छेद को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से क्रमशः आप संख्या दे सकते हैं, देनी चाहिए, अंक देने चाहिए। तो ये हुए टिप्पणी लेखन की विशेषताएं। मैं फिर से इनका एक बार उल्लेख करना चाहूँगा कि पहली विशेषता है समस्या का समाधान प्रस्तुत करना। दूसरी, वैचारिक धरातल पर पूर्वापार क्रम से युक्त होना। तीसरी है व्यक्तिगत आक्षेपों से मुक्त हो। चौथी बात है संयत भाषा का प्रयोग हो। पांचवी बात है पुनरुक्ति का अभाव हो। छठी बात है संक्षिप्तता, छठी विशेषता। सातवीं विशेषता है पत्राचार का विवरण एवं संकेत देना। आठवीं विशेषता है प्रथम पुरुष वाचक सर्वनामों का प्रयोग न करना या प्रथम पुरुष का प्रयोग ही न करना। नौवीं विशेषता है विषय का उपविभाजन करना। 10वीं विशेषता है समस्या का आरंभ में उल्लेख करना। 11वीं विशेषता है पूरे हवाले देना। और 12वीं विशेषता है अनुच्छेदों को संख्याबद्ध करना। पहला अनुच्छेद छोड़ करके बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इसको आप अलग अलग संख्या दे सकते हैं। अब देखिए हमारा जो उर्वरित भाग है, जो समय है, उस समय में हम एक टिप्पणी का नमूना आपके सामने एक उदाहरण के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीजें हमने पीडीएफ रूप में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली है, उसको डिटेल में आप देख सकते हैं। अब ध्यान रखिए कि आपको करना यह है, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो वीडियो थोड़ी देर के बाद अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर, उसको देखना और सामने आपकी पीडीएफ प्रिंट आउट अगर है तो ठीक, नहीं तो व्हाट्सएप पर देखते देखते भी आप सुनो पढ़ो इस प्रकार से अगर आप प्रयास करेंगे तो कोई भी कठिनाई आपकी परीक्षा में नहीं आएगी। तो चलते हैं, देखिए टिप्पणी का नमूना। टिप्पणी का नमूना समाप्त होते आज की तासिका हम समाप्त कर देंगे। एक ही है, देखिए यहाँ लिखा है, मान लीजिए शिक्षा मंत्रालय में किसी का यह अनुरोध पत्र आया है कि सरकारी कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों को, मतलब संतानों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए। तो तब उस टिप्पणी का नमूना निम्न प्रकार से होगा। मतलब विषय क्या है, समस्या क्या है, देखिए कि सरकारी कर्मचारियों को अपना अधिकतर समय कार्यालयों में निभाना पड़ता है, तो छात्र बच्चों की ओर उतना ध्यान नहीं दे पाते, और कम से कम उनकी फीस, उसका जुगाड़ तो सरकार ने किया तो अपने आप ये समस्याएं सुलझ जाएगी
और बच्चे की ओर थोड़ा बहुत ध्यान दे पाएंगे और काम की भी ओर ध्यान दे पाएंगे। इस प्रकार से एक समस्या और उसका समाधान यहाँ दिया गया है। अब इसके टिप्पण का नमूना कैसा है हम देखते हैं। देखिए, विचाराधीन पत्र संख्या 510 दिनांक 10/6 जून 6 मतलब जून 10 जून 2010 संचिका, संचिका मतलब फाइल, पृष्ठ क्रमांक 15, फाइल पृष्ठ क्रमांक 15 पर ये पत्र संख्या विचाराधीन रखी गई है। विषय है सरकारी कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों की शिक्षा का संपूर्ण दायित्व सरकार द्वारा उठाने का अनुरोध। अनुरोध मतलब विनंती, मराठी में विनंती, हिंदी में बिनती, उसी के लिए हिंदी शब्द है अनुरोध। तो क्या किया गया है? अनुरोध, ध्यान रहे, ये अनुरोध किया गया है कि सरकारी कर्मचारी जो दिन रात सरकार के काम का क्रियान्वयन करने में सबको समर्पित करते हैं, सुबह 10 से लेकर के 5 बजे तक ही नहीं, कभी कभी देर रात तक काम करते हैं, घर ले जा करके काम करते रहते हैं, तो इसमें यह समस्या निर्माण होती है कि बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे पाते। कम से कम उनकी शिक्षा आगे चलती रहे, इसलिए ये समाधान ये उठाया गया है कि इन बच्चों को कम से कम उस पढ़ाई की जिम्मेदारी, मतलब जिस प्रकार से उनकी फीस भरना है, उनको कापियाँ पुस्तक देना है वगैरह, ये सारी की जिम्मेदारी अगर सरकार उठा लेती है तो सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों के साथ साथ सरकार के काम में भी आनंद लेकर के काम करेगा। इस प्रकार से एक मान्यता की है। अब देखिए उस पर क्या क्या विचार किया जाता है। तो विषय है, मैं फिर से पढ़ता हूँ, सरकारी कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों की शिक्षा का संपूर्ण दायित्व सरकार द्वारा उठाने का अनुरोध। अब उसमें देखिए अलग अलग बात की गई है। उसमें पहली बात की है विचाराधीन पत्र भारत के केंद्रीय कर्मचारी संघ के मंत्री द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री के नाम भेजा गया है। इसमें मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों का संपूर्ण शिक्षा व्यय मतलब खर्चा सरकार से वहन करने की मांग की गई है। मूल संचयिका यानी फाइल पृष्ठ क्रमांक 15 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। ये जो पत्र है वह 15 क्रमांक पर उस फाइल में लगा दिया गया है। अब देखिए ये परिच्छेद हुआ। दूसरे परिच्छेद में इस पर और अधिक कार्यवाही किस प्रकार करें इसकी बात की है। दूसरी बात यह है कर्मचारी संघ के मंत्री ने सभी सरकारी कर्मचारियों के सभी संतानों मतलब लड़का हो या लड़की, पुत्र हो या पुत्री, संतानों की संपूर्ण शिक्षा का भार सरकार द्वारा उठाने की बात की है, कही है। सारे कर्मचारियों की संख्या 2 करोड़ से भी ऊपर है। सारे कर्मचारियों की संख्या 2 करोड़ से भी ऊपर है। उनके पढ़ने योग्य पुत्र पुत्रियों की संख्या 3-4 करोड़ हो सकती है, मतलब किसी को 3 बच्चे हो सकते हैं, किसी को 4 हो सकते हैं, किसी को 2 हो सकते हैं, किसी को 1 ही हो सकता है। उच्च और उच्चतर, उच्चतम शिक्षा, उच्च शिक्षा मतलब 11वीं 12वीं, उच्चतर शिक्षा मतलब डिग्री, उच्चतम शिक्षा मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको हम पदव्युत्तर पदवी कहते हैं। इन सब का व्यय अरबों रुपयों तक जाएगा। उच्च और उच्चतर, उच्चतम शिक्षा का व्यय 1000 रुपये प्रति छात्र भी मान लिया जाए तो इन 1000 गुना 4 करोड़ करके देखिए तो इसका कितना बड़ा होगा। वो कितने शून्य दे। मैं तो एक भाषा का अध्यापक हूँ, मैं गणित का अध्यापक नहीं हूँ, लेकिन मजे की बात यह आ जाती है कि इसमें अगर शून्य बढ़ते जाए तो पता चल जाएगा इसके शिक्षा का व्यय कितना होगा। इस प्रकार का व्यय अरबों रुपयों तक जा सकता है होगा, जिसे भारत जैसे विकासशील देश के लिए वहन करना अत्यंत कठिन है, हो नहीं सकता। और यह होता है, ध्यान रखिए, जब जब भी जनता के कल्याण की कोई योजना आ जाती है तो सरकार पहले हाथ ऊपर करती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तीसरी बात यहां कही गई, तीसरा परिच्छेद, इस प्रकार का एक मामला संसद में सन 2001 के शरदकालीन सभा में भी उठाया गया था, जिसको हम
मराठी में हिवाड़ी अधिवेशन कहते हैं। शरदकालीन सभा में भी यह प्रश्न उठाया गया था। शिक्षा मंत्री इस संबंध में सरकार की असमर्थता पहले ही प्रकट कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री ने पहले ही कह दिया है कि सरकार इतना अरबों रुपयों का व्यय नहीं कर सकता। चौथा परिच्छेद, कर्मचारी संघ के मंत्री को संसद की उक्त कार्यवाही का हवाला देकर इस मामले में अव्यावहारिकता स्पष्ट कर दी जाए। यह अव्यावहारिक होगा। किसी भी एक विकसनशील देश के लिए अरबों रुपए शिक्षा जैसे, वैसे देखा जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिनके लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना चाहिए। जितना इधर टैक्स बढ़ाना है बढ़ाओ नौकरों का, जितना जीएसटी बढ़ाना है बढ़ाओ, लेकिन कहीं भी कभी भी किसी की शिक्षा के लिए, शिक्षण के लिए या किसी के स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए कहीं भी कोई पैसा नहीं लिया जाए तो वो सच्चा कल्याणकारी राज्य हो सकता है, लेकिन ये असंभव है। अवलोकनार्थ प्रस्तुत, मतलब ये जो टिप्पणी लिखी और टिप्पणी लिखने के बाद कह दिया है, लिखा है अवलोकनार्थ प्रस्तुत, मतलब देखने के लिए। अवलोकन मतलब देखना, मतलब ये टिप्पणी देखें अपने से वरिष्ठ कर्मचारी और वरिष्ठ अफसर अधिकारी और फिर इस पर निर्णय लें। अवर सचिव ऊतूप दिनांक 9 जून 2010। इस प्रकार से यह एक पत्र का यूं कहेंगे कि टिप्पण आपके सम्मुख प्रस्तुत है। अब एक और उदाहरण आपके लिए रखा जाता है। महासचिव, उसमें पहला आंकड़ा देकर के, कर्मचारी संघ के मंत्री का मूल पत्र संघ महाअधिवेशन की कार्रवाई के अनुसार लिखा गया है, जो संसद की उक्त कार्रवाई के बाद हुआ था। इसकी एकदम उपेक्षा उचित नहीं है। मतलब देखिए कि इस पर पहले ही विचार किया जा चुका है। सरकारी कर्मचारियों के संतानों के अध्ययन पर उनकी शिक्षा का सारा खर्च वहन स्वयं सरकार करे, इस पर पहले भी बात हो चुकी है। इसलिए कृपया करके इस पर इसको उपेक्षा की दृष्टि से न देखें, ऐसा महासचिव कह रहा है। महासचिव को बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? अवर सचिव। 2, सरकारी कर्मचारियों के किसी एक निम्नतर वर्ग, जैसा कि चतुर्थ श्रेणी यानी चपरासी जैसे लोग होते हैं, उनको तो कुछ सहायता के रूप में अनुदान दिया जा सकता है, सभी को नहीं। मतलब कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी पगार ही बहुत कम होती है, जो चपरासी ग्रेड के लोग होते हैं, स्वीपर ग्रेड के लोग होते हैं। ऐसे लोगों के लिए अगर हम थोड़ी बहुत मदद करें तो ठीक है, लेकिन उच्च और जो यहाँ कहेंगे कि क्लर्क श्रेणी या प्राध्यापक श्रेणी या उससे भी बड़े कलेक्टर श्रेणी के जो लोग हैं, उनके बच्चों के लिए वैसे उनको पगार बहुत मिल रही है, उनके बच्चों के लिए फोकट में शिक्षा का प्रबंध करें, ये संभव नहीं है। उच्च तकनीकी शिक्षा तो वैसे ही योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति तो पहले ही मिल रही है, जिसको हम शिष्यवृत्ति कहते हैं, स्कॉलरशिप कहते हो, तो मिल ही रही है और अधिक उन्हें मदद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मानकर ये चल रहे हैं। तीसरी बात यहाँ कही गई है, माननीय सचिव उचित समझें तो शिक्षक संघ के शिष्टमंडल को बुला करके मामले पर विस्तार से चर्चा या बातचीत की जा सकती है। मतलब ये मांग जो कर रहे हैं, मतलब शिष्टमंडल और शिष्टमंडल के जितने भी लोग हैं शिक्षक संघ के, वे सारे के सारे लोग उनको बुला करके उनके साथ बैठक रख करके उनकी मांगे कहाँ तक मानी जा सकती है, कहाँ तक मानी नहीं जाती, इसका कोई स्वर्ण मध्य निकलता है क्या, इस बात पर चर्चा वो करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये टिप्पण आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। इसमें देखिए अवर सचिव और महासचिव इन दोनों ने बनाए हुए टिप्पण की बात यहाँ की गई है, और हो सकता है इस प्रकार का टिप्पण अगर तो अंतिम पत्र का प्रारूप लिखते समय इन टिप्पणों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण रीति से किया जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टिप्पण क्या होता है, टिप्पण से तात्पर्य क्या है, टिप्पण का अर्थ क्या है, क्यों जरूरी है टिप्पण, टिप्पण के सामान्य सिद्धांत जो 11 हैं वो किस प्रकार से, टिप्पण के प्रकार जो 6 हैं वो किस प्रकार हैं, टिप्पण की विशेषताएं क्या हैं जो लगभग 12 विशेषताएं हैं,
और उसके उपरांत एक टिप्पण का नमूना उदाहरण के तौर पर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। यह भी कितना महत्वपूर्ण है। हमारे केवल 5 मिनट रहे हैं और बार बार ये बात उठती है कि जिस प्रकार से छात्र 2, 3, 4 पीरियड करते हैं तो उनका डाटा कम हो जाता है, इंटरनेट डाटा। उसी प्रकार हमारी भी अवस्था होती है कि हमने 2-4 मीटिंग की या पीरियड किए तो उसका भी डाटा हमें कम होता है। इसलिए हमें लगता है कि हम हर बार 40 मिनट की तासिका की जगह 30 मिनट की अगर तासिका लेंगे तो ये डाटा अपने आप बच जाएगा। अगले सोमवार से या अगले शुक्रवार से हम ये प्रयास करेंगे कि तासिका 40 मिनट की जगह 30 मिनट की ही हो, क्योंकि बाद में फिर से इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, इसका भी यूट्यूब बनाने के लिए भी बहुत सारा डाटा खर्च होता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में नियत समय पर बिना फ़ोन लगाए उपस्थित अगर हो जाते हैं तो आपके 10 मिनट पहले के और अंत में 10 मिनट, ये 50 मिनटों में से 30 मिनट की तासिका होकर के 20 मिनट बच जाएंगे, जो आप चर्चा के लिए या अध्ययन अध्यापन के काम में या व्हाट्सएप पर अगर कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं इसके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो मेरी गुजारिश इतनी, ये मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस प्रकार की तासिकाएं करें। और अगर किसी कारण, मैं बार कर रहा हूँ, किसी कारण अगर आप तासिका में उपस्थित नहीं हो पाते तो आप यूट्यूब लिंक का प्रयोग करें। इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब लिंक तो बन रही है, अपने आप बनते जाइए, हम तासिका नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। जो किसी कारण तासिका में नहीं आ पा रहे हैं, जिनके नेट का प्रॉब्लम हो चुका है, रेंज का प्रॉब्लम हो चुका है, कोई अन्य समस्या निर्माण हुई है, वो बाद में उस यूट्यूब लिंक को देखें, ये उसका एक पर्याय रखा गया है हमारे द्वारा, न कि तासिका में शामिल हो न हो तो चलेगा, हम यूट्यूब लिंक देख लेंगे, इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में अगले शुक्रवार शनिवार को बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्र उपस्थित रहेंगे। इस कामना के साथ आज की तासिका यही समाप्त करते हैं। जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद।